नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस पे। तो दोस्तों, आपका इनऑर्गेनिक का पेपर हो गया, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का। इनऑर्गेनिक के पेपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। कल आपको एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो था और जो बच्चे 12th प्लस प्लेटफॉर्म पे है उन्होंने जब 12th प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करवाए थे सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे। कल वाला यूट्यूब वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, आप यदि उतने टॉपिक पढ़ के गए हो तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, कल जो पेपर का पैटर्न था उसी प्रकार से आपका ऑर्गेनिक का भी पेपर पैटर्न रहने वाला है। आज अब क्योंकि अभी एग्जाम आपका नजदीक है, बिल्कुल कम टाइम वेस्ट करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ अभी भी यही काम करना है। जैसा कि आपका इनऑर्गेनिक का पेपर हुआ था, तो इनऑर्गेनिक के पेपर के अंदर हमने मोस्टली क्या किया था कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हुए पढ़ रहे थे और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं वही हम उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर लेके चल रहे थे। क्योंकि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हर साल अपडेट करती रहेगी, थोड़ा थोड़ा अपडेट करती रहेगी, लेकिन टॉपिक वही रहेंगे। यदि आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे और यदि आपने टॉपिक क्लियर कर रखा होगा तो आपके पास में कैसे भी टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या है, उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका पैटर्न फिक्स होता है, तो वो मैंने एज इट इज आपके सामने रखे हैं। फिर आपके सामने एक मॉडल पेपर भी है, उस मॉडल पेपर को देखते हुए आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक का पेपर था दोस्तों, इनऑर्गेनिक के पेपर के अंदर ज्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के पेपर में आपका क्या था कि हम जैसे क्वेश्चन बताते हैं आपको, उसमें पार्ट सी के अंदर बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो सीधा क्वेश्चन आता है, पार्ट बी में भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है, और पार्ट ए के क्वेश्चन यदि आप कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ के जाते हो, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के जाओगे तो आपका एक भी पार्ट ए का क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। अब जो ऑर्गेनिक का पेपर होगा, ऑर्गेनिक के पेपर के अंदर मैक्सिमम कभी कभी बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन कभी ना कभी आपके एक बार पेपर ऐसा आता है जिसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। अब वहां पर कॉन्सेप्ट ना को उसके रिएक्शन ज्यादा पूछते हैं, तो वो बच्चे जिनको रिएक्शन को याद रखने में या रिएक्शन को समझने में दिक्कत होती है उनको ये पेपर हार्ड लग सकता है। यदि पेपर में ज्यादा रिएक्शन पूछी तो क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर अलग अलग भाग होंगे। जैसे पार्ट बी का जो क्वेश्चन आता है उसमें एक और दो, एक यूनिट से दो क्वेश्चन आते हैं और अथवा में होते हैं। अब की बार क्या होगा, टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। यदि रिएक्शन पूछते हैं तो या तो रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी, या नाम लिख देगा कि ये वाली नेम रिएक्शन बताओ, या फिर आपके पास में क्या हो सकता है, रिएक्शन दी हुई होगी और आपको नाम बताना है, या उसके अंदर कौन कौन से रिएजेंट काम आते हैं वो आपको बताना है। तो इसमें क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे, पार्ट बी में भी एक एक दो दो लाइन के आंसर बनेंगे। तो कैसे बन सकते हैं कि यदि वो रिएक्शन पूछ ले, जो कि पिछले साल का पेपर था आपका, उसमें नंबर ऑफ रिएक्शन पहली बार सबसे ज्यादा पूछी गई थी। पहले पेपर का पैटर्न समझते हैं। पेपर के पैटर्न के अंदर हालांकि इनऑर्गेनिक के जैसा ही आएगा, सब कुछ पार्ट ए बी सी तीनों एज इट इज है। उसके बाद में उसमें आई होप इस बार पेपर जो आ रहा है वो आपका अच्छा आएगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कम पूछेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को क्या होती है, रिएक्शन लिखने में, रिएक्शन याद रखने में दिक्कत होती है, उनको थ्योरी याद रहती है। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा पेपर रहने वाला है। यदि रिएक्शन आ जाती है, घबराना नहीं है। जिन यूनिट के अंदर मैं आपको जितनी रिएक्शन बोलूं आपको सिर्फ उतनी रिएक्शन याद रख के जाना है, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। मैं पेपर के ऊपर बाद में आऊंगा। सबसे पहले आपको लेके चलता हूं कि प्रत्येक यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी उतने टॉपिक तो आपको करके जाना ही है। आप भले ऐप के ऊपर हो तो ऐप पे पढ़ो, या फिर आपने कहीं और से पढ़ा है यानी बुक से भी पढ़ा था तो अभी वापस कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सर हमें पहले ऐप के बारे में पता नहीं था तो हम अभी सर कोर्स ले रहे, क्या अभी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं अपने पैसे के लालच के चक्कर में आपको नहीं बताऊंगा कि अभी कोर्स ले लो, आप सब कुछ कर सकते हो। एग्जाम टाइम में जहां से आपके नोट्स बने हुए वो पढ़ो, कहीं दिक्कत आती है तो बताओ। अब पूरे पेपर के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन यदि आपका कोई स्पेसिफिक एक आधे क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप करो, आपको 100% उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूं। ठीक है, अब यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पहले उनको देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये लीजिए आपका यूनिट 1 का। अब इसके अंदर क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तहत जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उनका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन को किस प्रकार से कोई भी कारक इफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर पूरी यूनिट। अब इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि रिएक्शन की क्रिया विधि ज्ञात करना। अब ये वाला जो क्वेश्चन आएगा तो पार्ट बी या पार्ट सी के अंदर ही आएगा और इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है,
ये क्वेश्चन यदि आता है तो पार्ट सी के अंदर आता है, आपको डिटेल में लिख करके आना है। जो बच्चे किसके ऊपर है, ऐप के ऊपर है, उनको अच्छे से करवाया हुआ है। हालांकि इसकी यूट्यूब के ऊपर मेरी क्लास है, वो जाकर के देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इसकी जो रिएक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, इसका क्वेश्चन है वो पार्ट ए का नहीं बनेगा, पार्ट बी या पार्ट सी का बनेगा। और 100% पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आएगा। दूसरी बात, अब जो बेंजाइन है, अब इंटरमीडिएट कौन कौन से, कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन। कार्बोकैटायन कार्बोएनाइन आएगा, इजी टॉपिक है, आप कर लोगे। लेकिन आप छोड़ के किसको जाते हो, या तो बेंजाइन को छोड़ के जाते हो या कार्बिन को छोड़ के जाते हो। अब जो कार्बिन है वो 2024 में आ चुका है, 2024 वाले पेपर के अंदर आपका कार्बिन पूछा गया था। अब जो आपका पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है वो बेंजाइन की है, या कार्बोकैटायन आएगा या कार्बोएनाइन आएगा। उसमें भी मुझे सबसे ज्यादा किसकी लग रही है, बेंजाइन की लग रही है, इसलिए मैंने आपको बेंजाइन दिया। कार्बोकैटायन कार्बोएनाइन पढ़ के जाना, उसको बनाते कैसे, बहुत ज्यादा सिंपल है। यदि आप एक बार भी पढ़ोगे इजीली याद रहेगा, और एग्जाम में आएगा तो उसको क्या पूछेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, यानी उसका स्थायित्व क्या है, या कार्बोएनाइन का स्थायित्व क्या है, वो बनते कैसे, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। बेंजाइन पूछता है तो बेंजाइन कैसे बनेगा, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी, इस इंटरमीडिएट का क्या काम रहता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब जो 2024 में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से जो 2024 में पूछे गए हैं उनको भी मैंने यहां पर लिखा है। इसका मतलब क्या है कि इनमें से वापस रिपीट होने की, वापस एक साल का गैप लिए बिना ही रिपीट होने की चांस है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आते हैं। ठीक है, उसके बाद में फ्री रेडिकल, क्योंकि आपके पास में क्या था, कार्बोकैटायन कार्बोएनाइन रह गया, अब कार्बिन भी आपका पिछले साल आ गया, तो अब की बार या तो फ्री रेडिकल या बेंजाइन में से अच्छा आएगा, क्योंकि कार्बोएनाइन कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है। तो हो सकता है इस बार पेपर का लेवल यदि स्टैंडर्ड रहा, थोड़ा अच्छा लेवल रहा, तो आपके पास में किसका, बेंजाइन या फ्री रेडिकल के बारे में पूछेंगे। एक डेफिनेशन है हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक क्लीवेज की, समांगी और विसमांगी विखंडन की परिभाषा है, उसके उदाहरण है। बहुत बार एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आएगा, इस बार भी आएगा। अभी इसकी परिभाषा, जितना इसका नाम सिंपल है उतनी उसकी परिभाषा सिंपल है, और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल देने। क्या दोगे एग्जाम्पल, आपको लेक्चर में करवाया हुआ या जहां से आपने पढ़ा होगा, इतना सिंपल टॉपिक तो कोई नहीं छुड़वाएगा, आपको 100% करवाया होगा। होमोलाइटिक के अंदर क्या होगा, दो इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम जुड़े हुए होते हैं, जो दोनों अलग अलग होंगे, दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, तो कैसा हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। और जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तभी किसका निर्माण होता है, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। बस ये एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं। अब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, या तो इसकी परिभाषा पूछेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, या कोई भी आपके सामने कंपाउंड दिए हुए होंगे, आपको पूछेंगे इसमें से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सिलेक्ट करो, या आपको पूछेंगे कि इनके एग्जाम्पल लिखो। बस क्वेश्चन यही आएगा। यदि आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो आपका एक भी क्वेश्चन उसमें से कैसे भी किस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कर पाओगे। अब मैं जैसे आपको मॉडल पेपर बताऊंगा तो उसमें से इसी टॉपिक में से ही मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताएं। यदि आप ये पेपर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओगे तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कैसा भी पेपर हार्ड आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इतने टॉपिक यदि आप पढ़ रहे हो तो आप इजीली उस पेपर को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में अब ये SN1 SN2 दो बार आएगी, एक ही पेपर के अंदर दो बार SN1 SN2 पढ़ोगे, 5th यूनिट में भी वापस पढ़ोगे। तो ये फर्स्ट यूनिट के अंदर यदि आएगी तो इसमें क्या हो सकता है, इसकी जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम बनती है, क्योंकि 2024 में ये आ चुका है। फॉर्मल आवेश एक बार 2024 में आया है, इस बार आने की संभावना क्यों जताई है, क्योंकि हो सकता है कोई एग्जाम्पल दे और आपको बोल दे कि इसका फॉर्मल चार्ज ज्ञात करो, यानी इसका औपचारिक आवेश ज्ञात करने के लिए आपको कोई एग्जाम्पल देगा और उसमें आपको उसको ज्ञात करना होगा। तो ये वाले आप एक बार बिना कुछ कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आपने हमारे ऐप से पढ़ा है अच्छी बात है। अब क्योंकि बहुत कम टाइम है, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम है, तो अभी जहां से आपके पास में जो भी नोट्स है उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ऐप के ऊपर हो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ऐप के ऊपर जितना कंटेंट अवेलेबल है आपके पास में उसमें जाकर के देखो, क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन का आंसर देखो। ऐप के ऊपर बच्चों ऑलरेडी मैंने बहुत पहले भी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, उनको भी सॉल्यूशन करना है। उसके बाद में अब मैं इसके पीछे एक और आपकी प्लेलिस्ट भी ऐड करवा रहा हूं, जो PYQ सॉल्व करवाकर यूट्यूब के ऊपर पहले से जो प्लेलिस्ट अपलोडेड है उसमें से लेक्चर देखो, उसमें से भी क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में वापस आएंगे। तो पढ़ना है तो कहीं पर भी कंटेंट की कमी
नहीं। उसके बाद में ये तो हो गया फर्स्ट यूनिट का। सेकेंड यूनिट के अंदर आप आते हो, सेकेंड यूनिट के अंदर आपका क्या है, मैक्सिमम आइसोमेरिज्म के ऊपर है। तो इसमें क्वेश्चन जो आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा तो भी और हार्ड क्वेश्चन आएगा तो भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि इसमें टॉपिक आपको क्या करना है, एक तो आपको डायस्टेरियमस एनाइसोमस यानी विब्रियम रूपी और प्रतिबिंब रूपी क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, बहुत इजी तरीके से आपको मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं, बहुत इजी तरीके से आपको इसको समझाया था। एक लेक्चर है वो पढ़ के जाओगे तो एक क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा। डायस्टेरियमस एनाइसोमस वाला जो टॉपिक है आपके हर जगह काम आने वाला है और इंपॉर्टेंट टॉपिक में से इसका एक क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि 2024 में इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है। दूसरी बात, अब जो प्रकाशिक समावयवता या कार्यलता होती है उसकी जनरल परिभाषाएं पूछी जाती है काफी बार। प्रकाशिक समावयवता या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किसी कंपाउंड के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि इसमें से कोई छोटा क्वेश्चन बनेगा, और इसकी परिभाषा और जनरल उदाहरण आपको क्या करने, याद रखे जाना है। उसके बाद में कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। ये आइसोमर को हम दो भागों में बांटते हैं, तो वहां से इसका जनरल, इसका डिफरेंस पूछा है। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, दोनों जितने प्रकार के होते हैं आपको लिख करके आना है। उसमें थोड़ा बहुत पार्ट बी के अंदर आता तो फिर उसको भी समझाना है कि आगे ये कितने भागों में डिवाइड हुए, कौन कौन से हैं। फिर एनाइसोमर्स डायस्टेरियमर्स तक जाओगे, उसके बाद में इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। और ये छोटा क्वेश्चन आता है, दो अंतर लिखने का बोले तो 2 लिखोगे, 3 लिखने का बोले तो 3 लिखोगे। आपको जितना जिस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको उस हिसाब से इसका आंसर लिखना है। ठीक है। अब देखो समावयवता जो होती है अलग अलग, प्रकाशिक समावयवता कोई पदार्थ कब दिखाएगा, या फिर ज्यामितीय समावयवता कोई पदार्थ कब दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर्स कोई पदार्थ कब दिखाएगा, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, वो सब क्या है एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार रिपीटेड मोड में पूछी जाती है। तो हो सकता है इस बार भी आए, तो इसको भी पढ़ के जाना है। ज्यादा टॉपिक नहीं है, ये जो 9 टॉपिक मैंने दिए हैं उसमें से 2-3 तो 2024 में आ गए तो उसके पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम बनती है, लेकिन बाकी वाले जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा है। तो वो टॉपिक आप अच्छे से करके जाओगे, ज्यादा नहीं है, एक एक यूनिट के अंदर 3-3 4-4 टॉपिक है। यदि आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक पेपर पैटर्न के रूप में करते हो तो वहां पर भी दोस्तों आपके सामने क्या होगा कि सीधी सी बात है, यूनिट 1 के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट ए के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे और एक पार्ट सी के अंदर, तो टोटल 5 क्वेश्चन तो वैसे भी बन जाएंगे। उससे अच्छा है आप इन टॉपिक को कवर करो, फिर भले कहीं से भी क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक से बाहर आने की संभावना कम है और आप इजीली कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद में ये पार्ट सी का या पार्ट बी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेसेमाइजेशन या रेसेमीकरण, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में यदि पार्ट बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार का आएगा। एंगल स्ट्रेंथ, पिछली बार रिंग स्ट्रेंथ पूछा था, अब की बार एंगल आने की संभावना है। और 2024 के अंदर और कौन सा आएगा, सिमेट्री एलिमेंट हो सकता है। इस बार क्या है, पूरे सिमेट्री एलिमेंट पूछे थे, इस बार आपको कोई उनमें से एक उठा करके उसकी डेफिनेशन पूछ ले, या पार्ट बी के अंदर जो पार्ट में क्वेश्चन आता है उसमें इसमें से किसी एक का जिक्र करने का बोल दे। ये 2024 में आ गया है एन ब्यूटेन का, लेकिन आप 100% मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ एन ब्यूटेन या किसी कंपाउंड का क्या होगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन पूछा जाएगा। ये यूनिट के सबसे लास्ट में कवर होता है, जहां पर आपको अलग अलग स्ट्रक्चर बनानी होती है, तो वो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर अलग अलग कंपाउंड किस प्रकार से दर्शाते हैं आपको ये पढ़ के जाना है। इंपोर्टेंट 2024 में रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 में आएगा नहीं, हर साल ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है। ठीक है। उसके बाद में यूनिट नंबर 3, ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट 1,3-ब्यूटाडाइन, सबसे इंपोर्टेंट है 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके ऊपर कितनी रिएक्शन होती है, इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, या इसके अंदर जितना भी कंटेंट आपको करवाया इसकी स्ट्रक्चर से लेकर के आपका सब इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बनता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्जुगेटेड डाई इन क्या होती है, संयुग्मित डाई इन क्या होती है, उसकी परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। क्यों बोलते हैं इसको कॉन्जुगेटेड डाई इन, ये भी पूछा जा सकता है। कॉन्जुगेशन डाई इन का मतलब क्या होता है, ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना और उसका स्थायित्व बताओ। दूसरी बात, एल्केन का हेलोजनीकरण यानी हेलोजिनेशन एल्केन का फ्री रेडिकल से कैसा होता है ये पाएगा। उसके बाद में ये दोनों क्वेश्चन, चौथा और 5वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
एलील की संरचना जो आपकी स्ट्रक्चर है, ये आपके एमएससी तक एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम तक में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका मतलब ये मान के चलो बीएससी वालों के लिए तो ये कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में बेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1214 एडिशन क्या होता है, 12 एडिशन कब होगा, 14 एडिशन कब होगा, कौन सी केमिकल कंडीशन बदलते हैं तब 12 लगता है और कौन सी में 14 लगता है। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में है आपका अभिक्रिया की उष्मागतिक एवं रासायनिक नियंत्रण, थर्मोडायनेमिकल और काइनेटिकल आपका क्या है, स्टेबिलिटी पूछी जा सकती है। उसके बाद में आपके पास में डिल्स एल्डर रिएक्शन, क्योंकि ये नाइम रिएक्शन है, यदि इस 2024 में कैसे डायरेक्ट पूछा डिल्स एल्डर रिएक्शन बताओ, लेकिन इस बार हो सकता है उसके रिएक्टेंट दे दिया, आपको बोल दिया प्रोडक्ट बनाना, आप बोलोगे सर डिल्स एल्डर तो नहीं आई है बेटा, आप उसको ध्यान से देखो, 2024 में पेपर आया है, फिर भी रिपीट होने की संभावना ज्यादा है। अब वो बच्चे कमेंट भर दे कि सर पासिंग मार्क्स कितने हैं, सर कितने % नंबर चाहिए, अभी इस बात के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप विश्वास रखो सब पास होंगे, अच्छे नंबर से होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे ध्यान दो, बहुत मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं और आपके इजीली नंबर आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको एक बार पढ़ के भी जाओगे तो क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा और आप उनको अच्छे से कर पाओगे और अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। उसके बाद में यूनिट नंबर 4, ठीक है, बेंजीन की स्ट्रक्चर, कैकुले की बेंजीन स्ट्रक्चर और बेंजीन की एमओटी और एमओडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको उसके बारे में क्या व्याख्या करती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते, अणुकक्षक चित्र कैसे बनाते, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है, कैकुले ने सबसे पहले बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी, उसके बाद में उस स्ट्रक्चर वो कैकुले ने कैसे साबित किया था कि यही स्ट्रक्चर होती है, उसके जो प्रूफ थे वो सब आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि बेंजीन की जो अभी तक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो वहीं से अब आई हुई है, तो उनके बारे में उसने कैसे साबित किया कि ये वाली स्ट्रक्चर है इस प्रकार की ही होगी, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। बेंजीन की कैकुले संरचना, बेंजीन के अंदर अनुनाद और अनुनाद यानी रेजोनेंस एनर्जी आपको पूछी है, फिर उसका बेंजीन का क्या एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेंजीन के बारे में क्या क्या बातें बताती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा ये आपको करना है। फिडेल क्राफ्ट एसिलेशन अभिक्रिया देखनी है, नेफ्थिलीन की संरचना और उसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी रिएक्शन इसके अंदर कितने प्रकार के रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन होता है, वो सब आपको देखना है। फिर एरोमेटिक और आवश्यक शर्ता, यानी जो एरोमेटिसिटी होती है, कोई कंपाउंड कब एरोमेटिक कहलाता है, कब एलिफेटिक कहलाता है, कौन कौन से रूल का हक्कल का नियम कैसे लागू होता है, उसके अलावा कितनी और कंडीशन है, जैसे कि आपकी कैसी होनी चाहिए, समतलीय होनी चाहिए, कॉन्जुगेटेड डाइंस की तरह उसके अंदर कॉन्जुगेटेड के अंदर डबल बॉन्ड होने चाहिए और फिर हक्कल का नियम पालन करनी चाहिए। तो ये सारी शर्तें आपको पार्ट ए में आती है, सिंपल लिख के आना है, पार्ट बी में आती है तो डिटेल में, और पार्ट सी के अंदर तो फुल डिटेल के अंदर आपको लिख कर आना है। उसके बाद में सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्शन होती है जब एरोमेटिक कंपाउंड की, तो दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उन दोनों के बारे में लिखकर आना है। उसके बाद में सक्रियण ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट मान के चलो। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अब मैं यहां पर आपको लिखा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, अब इसका मतलब क्या, एग्जाम में क्वेश्चन इसके 7-8 अलग अलग नाम से आएंगे। डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, या एक्टिवेटिंग ग्रुप दे के बोल दिया कि ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी कैसे है, या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लिख के बोल दिया ये पैरा निर्देशकारी कैसे है, तो उस प्रकार से सभी प्रकार की पॉसिबिलिटी देखो। या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया और फिर बोलेगा कि ये वाली जैसे ही उसके ऊपर ये NO2 लगा या ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगने के बाद में इस रिएक्शन के अंदर ऐसा क्या इफेक्ट पड़ गया कि ये रिएक्शन अलग डायरेक्शन के अंदर गई, तो इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। लेकिन आप सिर्फ ये टॉपिक पढ़ के जाते हो, एक लेक्चर होगा मुश्किल से पढ़ के जाते हो, फिर आप किसी भी प्रकार का आएगा। यदि लेक्चर आप 12th प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है आपने तो 100% मैंने आपको उस टाइम समझाया कि डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या होगा, एक्टिवेटिंग का मतलब क्या होगा, जब डीएक्टिवेटिंग होती है और एक्टिवेटिंग होती है तो कौन कौन से इफेक्ट कैसे कैसे आता है। और इसके ऊपर एक यूट्यूब के ऊपर भी मेरी क्लास है, उसको जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा, जो ऐप के ऊपर नहीं है। उसके बाद में क्या है, बर्थ रिडक्शन, ये 2024 में आया है लेकिन बहुत ज्यादा क्या बोलते कॉमन टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से करके जाना है। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 से बहुत कम क्वेश्चन लिखे हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आराम से होंगे, ठीक है। सबसे पहले सर्जेफ का नियम, हेलोफॉर्म, डीडीटी और बीएससी। उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, नाभिक राग यानी आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है
ठीक है। उसके बाद में जो न्यूक्लियर और दूसरी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब ये दोनों रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है भर भर के क्वेश्चन आए। रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी अभिक्रिया, कौन सा अणु अभिक्रिया जल्दी करेगा, कौन सा लेट करेगा, इसका जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको जैसे यहां पर जैसे ही आप क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे तो उसके अंदर सबसे ऊपर की तरफ ही आपको रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले लिखा था कि कौन सी रिएक्शन का ऑर्डर इसमें सबसे इजीली होगा या कौन सी रिएक्शन सबसे इजी होगी, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में SN1 SN2 आप पढ़ लो। पार्ट जो आपका यूनिट नंबर 5 है उसके अंदर तो आप इसको पढ़ ही लो आराम से। हेलो एल्केन है, उसके बाद में हेलोजिनेशन करवाना होगा, इजी रिएक्शन है और आराम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद में एरिल हैलाइड के निर्माण की आपको विद्या लिखनी है। ये तो रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है, अब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना पॉसिबल नहीं है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे ये लीजिए। पार्ट ए के अंदर आपके पास में 10 क्वेश्चन ये है और उसके बाद में आपके पास में पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। समांगी विसमांगी विदलन के बीच मुख्य अंतर क्या है बताओ। वहां पर मैंने आपको पढ़ने को बोला था, अब यहां अंतर पूछा है इंपोर्टेंट में। अब एग्जाम में यदि आ जाता है कि आपको होमोलिटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के एग्जाम्पल दो, तो आप सिर्फ यहां जब आप इसके बीच में डिफरेंस पढ़ रहे हो तो एग्जाम्पल भी साथ में पढ़ो, परिभाषा भी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर ही, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा वो एग्जामिनर के ऊपर है। टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं, तो यहां पर क्या परिभाषा पूछी है, हो सकता है एग्जाम्पल पूछ ले, हो सकता है किसी एक के बारे में पूरे एग्जाम्पल और परिभाषा पूछ ले, ठीक है। उसके बाद में है आपका डायस्टेरियोमर को डिफाइन करना है। उसके बाद में आपका क्या है एंगल स्ट्रेन को बताना है। संयुग में डाइएन क्या है, बेयर स्ट्रेन, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। उसके बाद में एरोमेटिक के लिए हकल का नियम क्या होता है, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपके पास में सभी यूनिट के अंदर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पीडीएफ 12th प्लस ऐप के ऊपर अपलोड हो गई है और 12th प्लस के जो टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि इस बार आप बहुत से बच्चों के कमेंट है कि सर हमें पता नहीं था, तो ये पीडीएफ हमें भी अवेलेबल करवाओ, तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दें। जो बच्चे ऐप के ऊपर हैं आपके लिए पहले से अवेलेबल हमने करवा दी है, वहां जाकर के अच्छे से इनके अंदर जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देखो, अच्छे से तैयारी करो। कहीं पर भी दिक्कत आती है मैसेज कर दो, आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। सभी क्वेश्चंस जो बच्चे ऐप के ऊपर नहीं है वो चाहते हैं कि सर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको लिख करके व्हाट्सएप कर दूं, इतनी लंबे होती तो फिर मैं आपको यूट्यूब पे ही करवा लेता, इतना टाइम नहीं है, तो वो प्लीज ऐप के ऊपर जाकर देख लें, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका सभी आपकी यूनिट वाइज आपके क्वेश्चंस है। इस पीडीएफ को आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहां जाकर के पढ़ लेना। पार्ट सी के क्वेश्चंस इस प्रकार से जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि 2024 के अंदर जो आए हैं हमने उनको थोड़ा कम ध्यान दिया है, बाकी वाले टॉपिक के ऊपर ध्यान दिया है। इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, इन तीनों यूनिट के अंदर जितनी नेम रिएक्शन है 100% करनी ही है। यदि पेपर का लेवल टफ आएगा तो आप फिर बाहर आके यही बोलोगे कि सर इसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, क्योंकि आपको वहीं से टफ लग सकता है, बाकी तो सारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। यदि आप रिएक्शन वाला पार्ट भी साथ में कर रहे हो फिर बेफिक्र हो जाओ, एग्जाम आपके अच्छा होगा, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, नो टेंशन रहो, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए 12th प्लस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।